तो सबसे पहले हम बात करूं कि ये एंटीकोगुलेंट्स पढ़ने से पहले अपन ये बात करेंगे कि सर ये एंटीकोगुलेंट जो है ये क्या होते हैं, ठीक है ना। एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, आखिर क्या नौबत आ गई कि इस एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमें हेमेटोलॉजी में पढ़ना चाहिए। और हम बात करें कि अगर इन एंटीकोगुलेंट्स का कुछ ना कुछ अगर यूज है हमारे हेमेटोलॉजी में, तो अगर ये यूज नहीं करे तो क्या होगा। तो जितने भी टर्म्स मैंने बोले हैं ये क्या होता है, क्या काम करता है, इनका उद्देश्य क्या है, इनके यूजेज क्या है, अगर इनका यूजेज नहीं करें तो क्या होगा, फिर अगर इनका यूजेज कर रहे हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन के रोल के बारे में बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तब जाके ये एंटीकोगुलेंट्स की पूरी पूरी स्टोरी खत्म होगी। तो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन से एंटीकोगुलेंट्स का यूज किसके लिए हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ही बात करते हैं, देखो एंटीकोगुलेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें हम, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। और इंट्रोडक्शन हमेशा हमें एक ही बात सिखाता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका परिचय पढ़ने से पहले, यानी परिचय के अंदर अपन यही पढ़ते हैं कि भाई ये होता क्या है, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है, देखो बात करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं दोस्तों, एंटीकोगुलेंट्स इज एन एजेंट, ठीक है ना, ये एक प्रकार के एजेंट होते हैं। अब हमसे सिर्फ इतना ही कहा कि ये एजेंट हैं, अभी हमसे ये बात नहीं बोली गई कि ये एक्सटर्नल एजेंट है या फिर इंटरनल एजेंट है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि किसी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है ना, हम डायग्नोस करने के लिए किसी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, तो डेट इज क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है वो, एक्सटर्नल एजेंट है। फिर आता है कि इंटरनल एजेंट जो है, जिसका हम इनर यानी कि अंदर की तरफ इसका यूज करके रखते हैं, उसे हम क्या कहें, यानी पर्टिकुलरली वो इनर साइड में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एजेंट कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। एंटीकोगुलेंट्स इज एन एजेंट दैट इज यूज टू प्रिवेंट, अब यहां पे देखो क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, यानी ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये क्या होता है और इसका कहां उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। यानी हमने बात की है कि सर एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, एंटीकोगुलेंट्स के बारे में अभी मैंने दो चीज पढ़ाई आपको कि ये क्या होता है दोस्तों। देखो बेसिक चीजें याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभार बनता है, ये क्या होता है, और अभी हमने बात की इसके यूजेज के बारे में, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा कि ये एक प्रकार का क्या होता है सर, एक प्रकार का एजेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, ये एक प्रकार का एजेंट होता है। अगर आपसे वाइवा में भी कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए ना एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है, तो वहां पे भी आपको एक व्यवस्थित तरीके से रिप्लाई देना है, व्यवस्थित तरीके से आंसर देना है, तब जाके मजा आता है। आगे वाले एग्जामिनर को भी लगता है कि यार सारी चीजें इनकी क्लियर हो रही, कंसेप्ट ऑल ओवर क्लियर। तो आपको बताना उनको कि सर एंटीकोगुलेंट एक एजेंट होता है। सबसे पहले क्या बताना है, एंटीकोगुलेंट सर एक एजेंट होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, रोकने के लिए करते हैं। किसको रोकने के लिए करते हैं, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसका यूजेज कि सर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है ना। आरपीएमसी वाले साथियों, आप लोगों के लिए मैं ये हिंदी पैटर्न भी लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने इंग्लिश में भी रखा है और यहां पे मैंने प्रॉपर हिंदी में भी रखा है, ठीक है ना। तीन मुसीबत आती है मेरे सामने हमेशा, एक इंग्लिश मीडियम, एक प्रॉपर हिंदी मीडियम और एक कहते हैं हम बोथ मीडियम में पढ़ेंगे। तीन तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने देखो हिंदी भी रखी है, इंग्लिश भी रखी है, और कहीं पर अगर बोथ मीडियम आ रहा है, ठीक है ना, बोथ मीडियम आ रहा है, तो बोथ मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों के लिए तो कोई इश्यू नहीं है। और फिर मैं बात करूं इंग्लिश वालों के लिए, तो इंग्लिश वालों को इंग्लिश की लाइन को कंप्लीट इंग्लिश में याद नहीं रखता, उसको समझने के लिए मिक्स लैंग्वेज में हिंदी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है भाई। तो बोथ मीडियम वालों के लिए भी ये सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी क्या दोस्तों, कि एंटीकोगुलेंट इज एन एजेंट। ये क्या होता है कि सर ये एक प्रकार का एजेंट होता है। इसका यूज कहां किया जाता है, तो टू प्रिवेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। क्यों बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं दोस्तों, क्यों बार बार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पे मैं बात करूं आपके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द, या ऐसे पूछ लिया, यूजेज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है।
ये पैटर्न आपसे पूछ लिया दोस्तों, ये पैटर्न जो है आपसे पूछ लिया, और फिर यहाँ पे आपको क्या दे दिया दोस्तों, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे दिए। और यहाँ पे आपसे एक लाइन आपके पास मिल सकती है कि टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है किसके लिए, तो सर ये क्वेश्चन तो बनता है कि जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी वगैरह हो गए, ठीक है ना, उनके लिए। अब आरपीएमसी वालों के लिए क्या पूछा जाता है, मैं उनके दोनों को पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो आरपीएमसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आरपीएमसी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, और वहां पे आपको ए ऑप्शन में दे दिया, फिर क्या, ए ऑप्शन में दे दिया दोस्तों आपको क्या, एंटी कोगुलेंट्स। बी में दे दिया आपसे बफर, ठीक है ना, बफर्स, ठीक है ना। सी में दे दिया आपको वैक्यूटेनर्स, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में मान लो दे दिया आपको वेरियस स्टेंस, ठीक है, ये बताना है। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट जो एंटीकोगुलेंट पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल आपकी एंटीकोगुलेंट्स की आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप इस थ्योरी को भी अटेंड करोगे ना दोस्तों, तो वहां पे भी आपको पता रहेगा कि सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही बहुत ज्यादा डाउन रहता है। अकेडमी की मैं बात करूं तो अगर सिस्टमैटिक में लिखोगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे। और यहाँ इसी थ्योरी से फिर वैकेंसी में कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, तो व्हाट इज द यूजेज ऑफ एंटीकोगुलेंट, और इस प्रकार से 4 आपको ऑप्शन में दे सकता है। थ्योरी के बेसिस पे इस प्रकार का क्वेश्चन बना दोस्तों, दोनों ही पैटर्न आपको समझा दिए ताकि दोनों चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। आगे बात करें, देखो अब अपन बात करें कि सर इस एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने इंट्रो देख लिया, अब अपन बात करें क्या कि इसका पर्पज क्या है दोस्तों, इसका पर्पज यानी पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है ना, कि एंटीकोगुलेंट्स को यूजिंग करने के लिए, यूजिंग करने का क्या पर्पज है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसके पर्पज की बात करें दोस्तों, तो देखो फॉर स्टडी ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ठीक है ना, ब्लड कंपोनेंट्स के अगर आपको डिटेल्स में स्टडी करनी है दोस्तों, तो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में आपको जानना। ब्लड कंपोनेंट्स क्या, ब्लड कंपोनेंट्स में आ जाती है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन चारों कंपोनेंट्स की कंप्लीट स्टडी के लिए आपको एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी ऑफ कोगुलेशन, तो बिल्कुल हम कोगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, ब्लड का देखभाल करना है, ब्लड को प्रिजर्व करना रखना है, तो इन्हीं एंटीकोगुलेंट्स के माध्यम भाई क्लोट होने से बचा रहे हैं, तो ब्लड की एक प्रकार की क्या कर रहे हैं हम, उनकी देखभाल ही तो कर रहे हैं ना, हम उनका प्रिजर्वेशन ही तो कर रहे हैं ना। अगर एंटीकोगुलेंट्स यूज नहीं करें और डायरेक्ट हम एक वाइल के अंदर जो है, एक ब्लड वाइल के अंदर जो है डायरेक्ट ब्लड सैंपल को डाल के रख देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स एक ऐसा एजेंट है जो ब्लड को क्लोट होने से उसको क्या करा दोस्तों, प्रिवेंट करा, उसको रोक रखा, ठीक है ना। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इनटू ब्लड बैंक, अब ब्लड बैंक के अंदर हमें इसी ब्लड को काफी टाइम के लिए स्टोर करके रखना होता है, तो उसे हमें सेव करना पड़ेगा, उसे हमें बचा के रखना होगा, उसे हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो उन प्रिजर्वेशन के रूप में भी हम एंटीकोगुलेंट्स का क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं दोस्तों आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर देखो क्या देखा हमने, एंटीकोगुलेंट्स की स्टडी जो है या इनका पर्पज जो है क्या क्या है, इन पर्पज के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका और पर्पज हो गया, और 2 क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन भी आप ये बना सकते हैं पर्पज से रिलेटेड, ठीक है ना, कि इन दीज द पर्पज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। और अब देखो पर्पज कितने आ रखे हैं दोस्तों, पर्पज कितने आ रखे हैं, पर्पज 3 आ गए आपके। तो ये तीनों पर्पज दे दिए, ए बी और सी, 3 पर्पज आ गए। और डी में दे दिया आपको ऑल ऑफ एबो, ऑल ऑफ एबो, ठीक है भाई। तो जिसको तीनों पर्पज याद रहेंगे वो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ एबो के ऊपर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि जो थ्योरी कर रहे हैं ना वहां से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी के बेसिस पर भी काम कर रहे हैं, और उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना उस बेसिस पर भी अपन जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई।
अब इसके अलावा भी अगर आपको चीजें हार्ड लगती है दोस्तों, तो फिर आपको रिवीजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? रिवीजन की। ठीक है भाई। तो देखो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, और तीनों पर्पज के बारे में हमने बात की है, और वहां से हमने क्वेश्चन की भी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इस एंटीकोगुलेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? इस एंटीकोगुलेंट्स के सर प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? इसकी प्रॉपर्टी देखो चलो, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तो देखो, इट मस्ट बी सोल्यूबल इन ब्लड। ये जो है आपके ब्लड के अंदर घुलनशील या सोल्यूबल होना चाहिए। अब अगर ये ब्लड के अंदर घुलनशील नहीं होगा तो मान लीजिए अपने इस वाइल के अंदर जो है, इस वाइल के अंदर आपका ये यहाँ पे तो पड़ा है क्या दोस्तों, ये यहाँ पे पड़ा, मान लीजिए ये आ गया आपके क्या, ये तो आ गया आपके एंटीकोगुलेंट सर। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपके कि इसके अंदर इस पार्ट वाले में मैंने फिल कर दिया क्या, ब्लड। ठीक है, तो इधर तो आपके ये तो आ गया क्या दोस्तों, ब्लड आ गया। क्या आ गया? ब्लड। इधर आ गया आपका एंटीको। अगर ये ब्लड के अंदर घुलनशील नहीं होगा तो ब्लड तुम्हारे उस कोने में जाएगा, एंटीकोगुलेंट इस कोने में। दोनों के अंदर आपके क्या हो जाएगी दोस्तों? दोनों के अंदर सर लड़ाई हो जाएगी। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी सर? लड़ाई हो जाएगी दोस्तों। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए दोस्तों? घुलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना आपको, क्या कि ये आपके एक तो ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इट मस्ट बी कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। जब भी आप इनको यूज कर रहे हो तो ये कैसे होना चाहिए दोस्तों? आपके फ्लूइड कंडीशन, यानी ये आपके तरल अवस्था में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए दोस्तों? ये आपके फ्लूइड के अवस्था के अंदर, फ्लूइड स्टेज के अंदर होना चाहिए, यानी तरल अवस्था के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इनका जो है सॉलिड पार्ट लेके अंदर डाल दे, तो क्या करेंगे फिर, है ना। चलो, अभी आपको कह दूं मैं कि आपको प्यास लग रही है तो मैं आपको पानी ना दे करके आपको आइस का टुकड़ा दे देता हूँ, ठीक है ना, कि ये लो पी लीजिए, तो कोई फायदा है क्या? नहीं है। ठीक है भाई, तो प्यास लग रही है तो लिक्विड की आवश्यकता है, तो आपको मैं वाटर लिक्विड के फॉर्म में ही दूंगा, तभी तो आपके लिए वो फायदा करेगा। ठीक है, तो जब भी आप इसका यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे दोस्तों? इसको फ्लूइड कंडीशन के अंदर ही जो है यूज करोगे। इट मस्ट नॉट बी ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है ना, ये जो है आपके ब्लड सेल को हीमोलाइसिस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भाई, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक इस प्रकार का एंटीकोगुलेंट आपको यूज करना है ताकि वो ब्लड सेल्स को क्या नहीं कर सके? हीमोलाइसिस नहीं कर सके। अब हीमोलाइसिस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हीमोलाइसिस का मतलब, लाइसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेक डाउन। क्या होता है दोस्तों? ब्रेक डाउन, यानी कि वो जो है आपके हीमोलिसिस नहीं लाना चाहिए। हीमोलिसिस का मतलब वो तोड़ना नहीं चाहिए, उसको क्या नहीं करनी चाहिए? ब्लड सेल को तोड़ना नहीं है। अगर वो तोड़ देता है, जो एंटीकोगुलेंट्स अपन यूज कर रहे हैं, अगर वो तोड़ देता है उसको, तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है ना भाई, जिस ट्यूब के अंदर हम ब्लड ले रहे हैं और उसके अंदर जो हमने एंटीकोगुलेंट्स को डाला है और उसने ब्लड सेल्स को सारी को तोड़ दिया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई मतलब नहीं टेस्ट लगाने का, समझ गया। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखनी। इट मस्ट नॉट बी चेंज द साइज ऑफ आरबीसी। ठीक है ना, कि ये आपके आरबीसी के साइज को भी चेंज नहीं करनी चाहिए। अब आप इसका यूज कर रहे हो तो कहीं ये इसकी आरबीसी की साइज चेंज ना कर दे, तो इस प्रकार का ही एंटीकोगुलेंट आपको दोस्तों यूज करना है। आगे बात करें, इट मस्ट मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड। ये ल्यूकोसाइड का जो है आपके डिस्ट्रक्शन जो है मिनिमाइज करें तो लेकिन मिनिमाइज करें तो लेकिन मिनिमाइज करें। ल्यूकोसाइड यानी आपके डब्ल्यूबीसी की बात हो रही। किसकी बात हो रही दोस्त मेरे? डब्ल्यूबीसी की बात हो रही। ठीक है ना, इट मस्ट मिनिमाइज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ये जो है आपके प्लेटलेट्स का क्या है, ये क्या करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स को क्या करता है दोस्तों? एग्रीगेशन, यानी कि ये कलेक्शन करता है। ठीक है ना, क्या करता है दोस्तों? ये कलेक्शन करता है। तो कलेक्शन ज्यादा नहीं करना चाहिए। कलेक्शन ज्यादा करेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? पूरा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो ज्यादा कलेक्शन भी इनका नहीं होना चाहिए। किन का दोस्तों? प्लेटलेट्स का। तो इस प्रकार का एंटीकोगुलेंट्स हमें यूज करना है ताकि उससे हमें जो है फायदे ही हो, नुकसान नहीं हो दोस्तों। ठीक है ना भाई, आरबीसी को तोड़ के बैठ गया तो तुम क्या कर लोगे? फिर कोई टेस्ट लगा लोगे क्या? नहीं। ब्लड सेल्स का पूरा हीमोलाइसिस कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, समझ गया। तो ये सारी चीजें, तो ये थे आपके दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अपन बात करें यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे। किसके बारे में बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। देखो, अब देखो, इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले ही एक छोटी सी बेसिक बात बता देता हूं आपको, कि आप खूब सारी बुक फॉलो करते हो, मुझे पता है, ठीक है और मेरा कंटेंट उन सभी बुक्स से ऊपर ही मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मेरा कंटेंट 3 से 4 बार चेक होता है मेरे ही द्वारा। ठीक है,
फिर आपके पेपर जो बने हुए हैं, चाहे आप आरपीएमसी के ले लो, चाहे आरआरबी के ले लो, एमपी ग्रुप 5B के ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रुप बी और सी दोनों ही पोस्टों के ले लो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करूँ आपके एम्स पैरामेडिकल ले लो, एसजीपीजीआई का, बीएसएफ का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आ रहे हैं क्या, वो चीज़ मैं देख के सारी चीज़ें काम करता हूँ। आरपीएमसी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देख के फिर काम होता है, समझ गए आप। कि वहाँ से इनका जैसे एंटीकोगुलेंट्स का मैंने देखा है, एंटीकोगुलेंट्स का हर एक पेपर के बाद आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसका मतलब एंटीकोगुलेंट्स का आता है। तो मैंने एंटीकोगुलेंट्स को आपको अच्छे तरीके से लाने का काम किया। अच्छे तरीके का मतलब हो गया टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी इंट्रो के बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, ताकि आपके क्वेश्चन भी बने तो यहाँ से बाहर नहीं जाए दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको मैंने जो पॉइंट लिए, वहाँ पे कोई भी बुक्स में अगर कहीं पर आपको लगे कि वहाँ पे सर ये पॉइंट नहीं दे रखा लेकिन आपने ऐड किया है, तो क्या आप वाला गलत है या बुक वाला गलत, ऐसा कहीं नहीं है। देखो सब बुक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो आप क्या करें कि कोई भी किताब भी गलत बनी हुई नहीं दी। हाँ ऐसा होता है कि कभी आप लोग पढ़ते हो कोई पुराना एडिशन नहीं हो, नए वाले एडिशन में वो लोग भी ऐड कर देते हैं। भाई न्यू एडिशन लाने का मतलब क्या होता है, जो अब तक पुराना कुछ ऐड हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करके एक नई एडिशन बना दिया, ठीक है ना। तो कभी कभार वो होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक पुराना एडिशन पढ़कर फिर वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ न्यू एडिशन के बेसिस पे या नई चीज़ें, नई अपडेटेड चीज़ें, तो आपको डिफरेंशिएशन लगता है, तो फिर आप फिर कहते हो कि सर आपने ऐसे पढ़ाया। तो मैं यूँ कह रहा हूँ आपको इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है, ठीक है ना। तो वो नई चीज़ मैंने ऐड की है ताकि आपके क्वेश्चन जो है कहीं से भी बाहर नहीं जाए, तो आप उसे क्या कर दीजिए, पछा लीजिएगा, यानी डाइजेस्ट आपको करना ही है जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एंटीकोगुलेंट दो प्रकार के होते हैं। एक हम बात करें दोस्तों कैल्शियम किलेटर, और दूसरा हम बात करें दोस्तों नॉन कैल्शियम किलेटर के बारे में, ठीक है ना। ये कैल्शियम का मतलब क्या होगा कि बाइंड विद कैल्शियम, यानी कैल्शियम के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। और नॉन का मतलब आपके हो गया कैल्शियम यहाँ पे डू नॉट बाइंड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम किलेटर में कौन कौन से आ गए आपके, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, एक तरफ हम ऑक्जिलेट के बारे में पढ़ेंगे, एक तरफ यहाँ पे देखो बात करते हैं। तो अमोनियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम ऑक्जिलेट और डबल ऑक्जिलेट, डबल ऑक्जिलेट के अंदर वापस से ये दोनों ही आ जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें EDTA और ट्राई सोडियम सिट्रेट के बारे में बात करेंगे। और नॉन कैल्शियम के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों हिपेरिन और वॉरफेरिन के बारे में, हिपेरिन और वॉरफेरिन के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 एंटीकोगुलेंट जो है दोस्तों, ये 7 के 7 आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, ठीक है भाई। तो एक एक की अपन बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड इन ब्लड बैंक, क्योंकि अभी अपन बात करें किसके बारे में, हिमेटोलॉजी के अंदर बात करें। कभी कभार आपसे ब्लड बैंक के बारे में भी पूछा जा सकता है ना यहाँ से क्वेश्चन, कि ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो अपन यूज करते हैं। तो उस समय इनको ये तीन जो है आपको याद रखने हैं। तो देखो ब्लड बैंक के अंदर सर हम यूज करते हैं दोस्तों, एक आ जाता है आपका ACD, CPD और CPDA, ठीक है भाई। ये तीनों आपको याद रखना है, ACD, CPD और CPDA, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी गोइंग आपको याद हो जाएंगे। ACD का मतलब हो गया आपके एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, क्या हो गया दोस्तों, एसिड सिट्रेट और डेक्सट्रोज, ठीक है ना। ये तीन चीजें आ गई। CPD की बात करें दोस्तों तो सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज, ठीक है भाई। तो D का मतलब तो आपको हमेशा ही कॉमन हो गया आपके लिए, क्या, डेक्सट्रोज, ठीक है भाई, ये याद रखना है। और यहां पे हम बात करें P का मतलब हो गया आपके फॉस्फेट, C का वापस से आपका सिट्रेट, P का फॉस्फेट, D का डेक्सट्रोज और A का हो गया आपके यहाँ पे क्या, एडेनिन, ठीक है भाई। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ACD, CPD और CPD है। ACD के अंदर हम बात करेंगे एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, CPD के अंदर सर हम बात करें सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, CPDA के अंदर हम बात करें सर सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। कभी कभार इनसे रिलेटेड आपको दोस्तों फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स जो है दोस्तों, एंटीकोगुलेंट जो है दोस्तों आपके ब्लड बैंक के अंदर यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक के अंदर जो है यूज किया जाता है। अभी अपन ने बात की थी कि ब्लड बैंक के अंदर भी इनका क्या रोल होता है,
तो ये प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं दोस्तों? ये आपके काम करते हैं प्रिजर्वेशन का। किसका काम करते हैं दोस्तों? प्रिजर्वेशन का ये दोस्तों काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। ब्लड बैंक के अंदर एंटीकोगुलेंट्स 3 प्रकार के होते हैं और ये प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, नहीं संरक्षण का काम करते हैं, देखभाल का काम करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा पौधा हम लगाते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं, तभी तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। देखभाल करना, क्या करना? देखभाल, ताकि वो नष्ट ना हो, खराब ना हो। तो यही अपन बात करें यहाँ पे कि जो ब्लड हमारे पास स्टोर होकर रहता है वो प्रिजर्वर है एक तरह से। क्या रहे दोस्तों? प्रिजर्वर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखें। आगे बात करें, देखो कलर कोड ट्यूब सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है ना, कॉमनली यूज। जो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कलर कोडिंग के आधार पर जो हम एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और उनका हम ये भी पढ़ लेंगे कि उनका यूज कहाँ पे किया जा सकता है, उसके बारे में जो है हम याद करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है आपको अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा है दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ ही है कि इसका जो केप है वो कैसा है दोस्तों? रेड कलर का। कैसा है दोस्तों? रेड कलर का। तो उसके केप की कलर कोडिंग के आधार पर, ठीक है ना, इन सब वाइलों के आपके केप का कलर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस केप के कलर कोडिंग के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं दोस्तों कि किसका कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, बात करें सबसे पहले, एक तरफ हम बात करेंगे इसमें स्टॉपर कलर के बारे में, यानी इनके केप के कलर। दूसरी तरफ इनके अंदर जो हम यूज करते हैं एडिटिव। तीसरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 चीजें दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे रेड कलर स्टॉपर के बारे में, ठीक है ना। इस रेड कलर के अंदर दोस्तों हम नो एडिटिव, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो एडिटिव। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? नो एडिटिव का मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का कुछ भी यूज नहीं करते हैं। किसी भी तरह का जो है हम यहाँ पे कोई भी एडिटी क्या एंटीकोगुलेंट्स यूज नहीं करते हैं। तो इस रेड कलर वाले का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। इस रेड कलर वाले का यूज कहाँ पे करते हैं, इसकी हम बात करें, देखो यूज्ड फॉर ब्लड बैंक में इसका होता है, और सम यानी कुछ बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन में, कुछ बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन, कुछ बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो हम इसका यूज करते हैं। फिर हम बात करें कलेक्शन ऑफ सीरम के कलेक्शन के लिए, और यहाँ पे बात करें 10 से 15 मिनट रिक्वायर्ड टू एलो ब्लड टू क्लॉट बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें कि 10 से 15 मिनट इज रिक्वायर्ड, 10 से 15 मिनट की रिक्वायर होती है टू एलो ब्लड टू क्लॉट, ब्लड को क्लॉट होने के लिए बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले, ठीक है ना, इसके अंदर आपके जो है ब्लड क्लॉट हो सकता है। आगे हम बात करें यहाँ पे पर्पल कलर वाले केप के बारे में, तो इसके अंदर हम EDTA यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? EDTA जो है यहाँ पे यूज करते हैं, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? कलेक्शन ऑफ होल ब्लड बाइंड कैल्शियम, ठीक है ना। तो EDTA को भी हमने वैसे ही कहा था कि ये कैल्शियम किलेटर होते हैं। क्या होता है ये कैल्शियम किलेटर होते हैं, हमने बात की थी। तो कैल्शियम किलेटर में आपके EDTA आ गया, इसका मतलब ये जो इसके साथ कैल्शियम रहता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाइंड कैल्शियम बाइंड, ठीक है ना। तो इसका हम कंप्लीट ब्लड के लिए भी जो है यूज करते हैं पर्पल कलर, ठीक है भाई। चलो आगे बात करें, देखो स्टॉपर है आपके ग्रीन कलर का। कैसा है दोस्तों? स्टॉपर है सर ग्रीन कलर का। स्टॉपर कैसा है? ग्रीन कलर का। सोडियम और लिथियम हिपेरिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? यहां पर मैं लिख रहा हूं सोडियम और लिथियम हिपेरिन यूज करते हैं। सोडियम और लिथियम हिपेरिन यहाँ पे अपन यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं? इनहिबिट्स यानी रोकते हैं थ्रोम्बिन एक्टिवेशन को, और इनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? केमिस्ट्री से रिलेटेड। आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे अपने पास आ जाता है लाइट ब्लू। कैसा कलर है दोस्तों? लाइट ब्लू। और इसके अंदर जो हम यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सिट्रेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम सिट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। कल किसी एक दोस्त ने कॉल करके भी बोला था सर हिंदी में भी लिखा करो, सर हिंदी में भी लिखा करो। तो बिल्कुल सोडियम सिट्रेट। क्या आ गया दोस्तों? सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है कोगुलेशन की स्टडी में, और ये कैल्शियम बाइंड तो रहता ही है, ठीक है ना। PT और PTT और ESR, इनके लिए अपन जो इसका यूज करते हैं दोस्तों। स्टॉपर कलर है अपने पास, हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, लाइट ब्लैक कलर का। लाइट ब्लैक कलर की यहाँ पे अपन बात करें,
तो इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट जो हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो क्या करता है, इनहिबिट्स इनोलेज फोस्फोपाइरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या करता है, इसको कम करने या रोकने का काम करता है, इनहिबिट्स करता है। और इसका यूज क्या करते हैं, तो ये जो आपके लाइट ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही दोस्तों, ठीक है ना, जिसको हम सोडियम फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है, फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन के लिए। और यहाँ पे हम बात करें कि ये केमिस्ट्री के अंदर जब हम ग्लूकोज का निर्धारण करते हैं, ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उस समय जो है हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज के बारे में, किसके बारे में, सिट्रेट की सीरीज आ रही है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज के बारे में, जिसमें येलो कलर की आपको जो है स्टॉपर दिखाई देता है। फॉर यूज इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर यूज करते हैं। और HLA फिनोटाइपिंग DNA और पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए इसमें जो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको यूज करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नई चीज जब सीखने को मिलती है कि HLA फिनोटाइपिंग के अंदर भी हम जो इसको यूज करते हैं, या फिर हम बात करें DNA टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद करनी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखो कौन कौन सी चीजें पढ़ी है कि जो बाइंड विथ कैल्शियम रहता है उसके अंदर हमने बात की है अमोनियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम ऑक्जिलेट, डबल ऑक्जिलेट, ADTA और ट्राइसोडियम सिट्रेट। फिर हमने इधर नॉन कैल्शियम में बात की हिपेरिन और वेरफेरिन। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ नाम बताए हैं। अब अपन इन एक एक की थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है और इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, और कुछ कुछ के हम कंपोजिशन का भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, जहां से हमारा क्वेश्चन जो है पूछा गया उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आ जाओ अब अपन इसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं, एक एक की अपन थ्योरी पढ़ते हैं अच्छे से, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी जो है दोस्तों क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो बात करें सबसे पहले अमोनियम ऑक्जिलेट के बारे में। अमोनियम ऑक्जिलेट क्या होता है, तो सर कैल्शियम किलेटर होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम किलेटर एंटीकोगुलेंट्स होता है, कैल्शियम किलेटर एंटीकोगुलेंट्स होता है, जो कैल्शियम के साथ क्या होता है दोस्तों, बाइंड। यहाँ पे बात करें इसको इंट्रोडक्शन में, देखो दिस इज यूज्ड एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 2 मिलीग्राम फॉर 1 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम इसका उपयोग जो करते हैं दोस्तों आपके 1 ml ब्लड में, यानी 1 ml ब्लड में 2 मिलीग्राम कंसंट्रेशन के साथ हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। जब आप, ठीक है ना, इसका यूज करें तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सर ये रेशियो याद रखना पड़ेगा कि 1 ml ब्लड के अंदर हमें 2 मिलीग्राम इसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लेनी, किसकी दोस्तों, आपके अमोनियम ऑक्जिलेट की। दिस एंटीकोगुलेंट्स कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द RBC, swelling of the RBC, therefore it is not recommended for use with blood for PCV, ECR और सेल मॉर्फोलॉजी। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि RBC के अंदर स्वेलिंग ला देता है। इसका यूज करने से RBC के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और RBC के अंदर जब स्वेलिंग हो गई तो RBC से रिलेटेड जो टेस्ट हैं, तो जिससे हम बात करें PCV है, ESR है, या सेल की RBC की खुद की मॉर्फोलॉजी, इनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं उसके अंदर हम इसको क्या नहीं कर सकते दोस्तों, यूज नहीं कर सकते, या नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज विद ब्लड फॉर PCV, ESR और सेल मॉर्फोलॉजी। भाई जब ये गड़बड़ है तो इनके लिए अपन क्यों यूज करेंगे, तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका यूज जो है दोस्तों कहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अपन बात करें दोस्तों इनका यूज कहाँ करते हैं, तो अमोनियम ऑक्जिलेट इज यूज्ड इन ब्लड टेस्ट टू प्रिजर्व ब्लड, ठीक है ना, प्रिजर्व ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ, बाहर से जो ब्लड होता है, आउटसाइड ब्लड की मैं बात कर रहा हूं, उसके प्रिजर्व के लिए हम इसका यूज किया जाता है। और इट इज आल्सो यूज्ड एज एनालिटिकल रिजेंट, ठीक है ना, एनालिटिकल रिजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अदर एप्लीकेशन, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए अमोनियम ऑक्जिलेंट का उपयोग किसके फॉर्म में किया जाता है, तो आप कह सकते हैं एनालिटिकल रिजेंट, एनालिटिकल रिजेंट के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में जो है आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। एनालिटिकल रिजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप इसका यूज करते हो, तो किसका, अमोनियम ऑक्जिलेंट का, ठीक है ना। अब तुम अगर आपसे पूछे भाई PCV और ESR वगैरह इनमें क्यों नहीं यूज कर सकते हो, तो आपको बताना कि ये इसका यूज करने से RBC हमारा जो है मुंह फुला के बैठ जाती,
यानी आरबीसी के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। तो आरबीसी के अंदर स्वेलिंग हो गई तो आरबीसी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो हम इस अमोनियम ऑक्जिलेट वाली स्टॉपर के साथ जो हम इसका यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड हम बात करें पोटेशियम ऑक्जिलेट के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? पोटेशियम ऑक्जिलेट के बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं। इंट्रो की बात करें इसमें भी तो देखो क्या आएगा कि इट इज यूज्ड एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 2 मिलीग्राम फॉर 1 ml ब्लड। सेम एज हम बात करेंगे कि 1 ml ब्लड के लिए हम इसकी कितनी सांद्रता यूज करेंगे? 2 मिलीग्राम, ठीक है। दिस एंटी कोगुलेंट्स इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर, ठीक है ना, मोस्ट ऑफन यूज फॉर केमिकल एनालिसिस, ठीक है ना। केमिकल एनालिसिस के लिए आप जो है इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अभी से ही थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, यहीं से इसके नीचे ही हम बात करें, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किसके बारे में, सबसे पहले सर अमोनियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना। तो अमोनियम ऑक्जिलेट में हमने क्या देखा सर? देखा इसे कि हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसको जो हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने कहा कि इसे हम एनालिटिकल रिजेंट के फॉर्म में इसका हम जो है यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये भी एक आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड अपन किसकी बात करें दोस्तों? कलर चेंज हो गया दोस्तों। सेकंड हम बात करें सर पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में बात करें? पोटेशियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करें पोटेशियम ऑक्जिलेट, और पोटेशियम ऑक्जिलेट का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो पोटेशियम ऑक्जिलेट का सर हम यूज करते हैं केमिकल एनालाइट। किसके अंदर दोस्तों? केमिकल एनालिसिस के अंदर जो हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पे लिख दो केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपके तैयार हो रही है दोस्तों, एक चीज क्या तैयार हो रही है कि एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपके क्या, एंटीकोगुलेंट्स, एक तरफ क्या लिख रहा हूं दोस्तों आपके एंटीकोगुलेंट्स, और एक तरफ इनके लिख रहा हूं मैं यूजेज। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? यूजेज। तो ये दोनों चीजें जो है दोस्तों आपको याद रखनी। जैसे ही हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम का इंट्रोडक्शन में हमें लाइन मिल गई थी कि केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के अंदर जो हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें कि इट कोजेज श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। भाई ये भी आपके क्या करता है? आरबीसी का श्रिंकेज करना, यानी उसके अंदर क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन लिया। तो देयरफॉर इस प्रकार इट इज आल्सो, ठीक है ना, इट इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड, ये इज हटा देना यहां से ना, इट इज आल्सो रिकमेंडेड फॉर द स्टडी ऑफ पीसीबी, ईएसआर एंड अदर सेल मॉर्फोलॉजी। ये भी आपके जो है आरबीसी से रिलेटेड जो टेस्ट हैं इसके लिए जो दोस्तों हम यूज नहीं कर सकते। आगे बात करें दोस्तों, थर्ड हम बात करें डबल ऑक्जिलेट्स के बारे में। किसके बारे में? डबल ऑक्जिलेट्स के बारे में बात करें। डबल ऑक्जिलेट्स में आपके दोनों ही आ जाएंगे वापस से, क्या, पोटेशियम और अमोनियम, और इनके साथ क्या यूज करेंगे अपन, ताकि आपका जो थर्ड पार्ट यानी कि आपका डबल ऑक्जिलेट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी अपन चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं पोटेशियम और अमोनियम के साथ साथ डबल ऑक्जिलेट्स के अंदर, जिससे हम ये डबल ऑक्जिलेट बना सके दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखो बात करें इसका इंट्रोडक्शन, डबल ऑक्जिलेट इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करें सर, यहां पे हमारे पास थर्ड पॉइंट आया, क्या थर्ड पॉइंट आया आपके? डबल ऑक्जिलेट्स, ठीक है। तो डबल ऑक्जिलेट्स, और डबल ऑक्जिलेट्स का यूज हम कहां पे कर रहे हैं दोस्तों? इसकी हम बात करें तो देखो डबल ऑक्जिलेट्स का यूज कर रहे हैं सर ईएसआर एंड एचसीटी के लिए। किसके लिए दोस्तों? ईएसआर और एचसीटी के लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जरूर आप याद रखें दोस्तों, ठीक है ना, ये जरूर आप याद रखें, ईएसआर एंड एचसीटी, ईएसआर और एचसीटी के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें यहां पे कंसंट्रेशन की बात करें इसके, तो पोटेशियम ऑक्जिलेट एंड अमोनियम ऑक्जिलेट आर यूज टुगेदर, इनको हम साथ में यूज करते हैं इन रेशियो ऑफ 2:3। ये याद रखिएगा दोस्तों, 2:3, ये रेशियो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊंगा, ठीक है।
2:3 रेशियो के अंदर इसका हम यूज करते हैं। दिस इज डन टू काउंटर द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट एंड श्रिंकेज इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्जिलेट ऑन द आरबीसी, ठीक है ना। और ऐसा जो है आपके हम बात करें आरबीसी पर क्या करता है ये अमोनियम ऑक्जिलेट के श्रिंकेज यानी कि इसके स्वेलिंग के इफेक्ट को और पोटेशियम ऑक्जिलेट के आपके, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया यहाँ पे हम बात करेंगे आरबीसी के ऊपर जो है अमोनियम ऑक्जिलेट के सूजन प्रभाव को अपन क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे हम बात करें सर स्वेलिंग इफेक्ट, और सेकंड हम बात करें श्रिंकेज इफेक्ट का क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों, उनको हटाने के लिए, इनका काउंटर करने के लिए, ठीक है ना। स्वेलिंग इफेक्ट और दूसरा आ गया हमारे पास श्रिंकेज इफेक्ट, ये आ गया श्रिंकेज। इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो ये याद रखना है डबल ऑक्जिलेट का यूज क्यों किया जाता है, स्वेलिंग इफेक्ट और श्रिंकेज इफेक्ट दोनों को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। टाइप्स की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पोटेशियम ऑक्जिलेट और अमोनियम ऑक्जिलेट यूज करते हैं, तो ठीक है ना 3 पार्ट्स ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट एंड 2 पार्ट्स ऑफ पोटेशियम ऑक्जिलेट आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स डबल ऑक्जिलेट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डबल ऑक्जिलेट्स और डबल ऑक्जिलेट्स के अंदर आपके क्या क्या आ गया दोस्तों, अमोनियम ऑक्जिलेट्स और पोटेशियम ऑक्जिलेट्स, ठीक है भाई। अब इसके रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इन्होंने कहा कि 3 तो लेना आपको इसका पार्ट और 2 लेना आपको इसका, 3:2, ठीक है ना। पोटेशियम का लेना आपके 2 पार्ट्स, ठीक है भाई। एक बार ऊपर भी चेक कर लेना आप कि हमने कहा यहाँ पे अमोनियम आर यूज टुगेदर इन 2:3 रेशियो, ठीक है ना। तो पोटेशियम का हम ले रहे हैं 2 और अमोनियम का ले रहे हैं 3, तो बिल्कुल यहाँ पे हमने कहा अमोनियम का 3 और रेशियो इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके क्या पता टाइपिंग में कभी कभार जो भैया मिस्टेक भी कर देते हैं, तो आपको दोनों में क्या करना है सिमिलरिटी रखनी, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ डबल ऑक्जिलेट इज प्रिपेयर्ड एज, इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, तो हम बात करें सर अमोनियम ऑक्जिलेट 2.4 ग्राम यूज करते हैं, पोटेशियम ऑक्जिलेट 1.6 और डिस्टिल वाटर जो है हम यहाँ पे कितना यूज करते हैं सर 100 ml। इन तीनों को मिलाने पर हमें क्या मिल जाता है, इन तीनों को मिलाने पर हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, डबल ऑक्जिलेट्स, ठीक है। तो ये डबल ऑक्जिलेट्स को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें इसके एडवांटेज क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो एडवांटेज है कि डबल ऑक्जिलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर आपके हीमोग्लोबिन, टीएलसी, आरबीसी काउंट और ईएसआर बाय विंट्रॉप मेथड, ठीक है। तो इन सब को लिख लो दोस्तों, इन सब को यहाँ पे लिख लो। ईएसआर हमने लिख ही लिया था, एससीटी भी आ गया था, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन जोड़ दो, आरबीसी काउंट जोड़ दो और टीएलसी जोड़ दो, ठीक है। तो इन सब के लिए अपन जो इसका यूज करते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें जो है आपके साथ साथ जो है याद करवाते हुए, यानी साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हमने जो है ध्यान में रखा है। तो देखो आगे बात करें अपन ईडीटीए के बारे में, किसके बारे में बात करें दोस्तों, ईडीटीए के बारे में यहाँ पे अपन बात करें। ईडीटीए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईडीटीए में देखो ई का मतलब हो गया आपके एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म याद रख लेना, सबसे पहले ही फुल फॉर्म का क्वेश्चन यहां से वन लाइनर बनता है दोस्तों, वन लाइनर जो है फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ईडीटीए फुल फॉर्म क्या हो गई, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड दोस्तों, ये याद हो गई। आगे बात करें अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन जो है बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो तो यहां पे देखो, यह एंटीकोगुलेंट्स कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, ब्लड स्मीयर, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिकलिंग टेस्ट और ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास क्या आ गई कि इस ईडीटीए के बारे में, इस ईडीटीए के बारे में जो चीजें आ गई हैं उनको लिख लो आप, ठीक है ना। ईडीटीए, ठीक है भाई। ईडीटीए का यूज अपन कहां कहां पे कर सकते हैं, तो ईडीटीए के यूज की हम सर बात करें यहां पे, तो हमने बात की है सर सीबीसी ब्लड स्मीयर, सीबीसी आ गई, एचबी आ गया, ब्लड स्मीयर आ गए, ठीक है।
और इसके अलावा हम बात करें सर यहाँ पे ब्लड स्मीयर के साथ साथ सर हम बात करें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, ठीक है ना, और ब्लड ग्रुप आ गया। क्या आ गया दोस्तों? ब्लड ग्रुप आ गया। इसके बाद इसके साथ ही हम बात करें सर सिकलिंग टेस्ट भी आ गया। क्या आ गया? सिकलिंग टेस्ट। आपको पता होगा हम आरबीसी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ब्लड स्मीयर आ गए, ब्लड ग्रुप आ गए, ठीक है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्यों बना रहा हूं? क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन बनता दोस्तों, आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं क्रॉस मैच का क्वेश्चन बनता दोस्तों, याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें, देखो तो हमने कहा कि इसका उपयोग हम कंप्लीटली कहां कर रहे हैं? सीबीसी के लिए कर रहे हैं सर। ब्लड स्मीयर आ गया, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, ठीक है ना, सिकलिंग टेस्ट आ गया, और ग्रुपिंग के लिए हम करते हैं। यह एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लोट नहीं होने देता और यह 1.5 मिलीग्राम पर ml की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। और ब्लड के साथ इसके ब्लड के साथ जो है यानी इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज किलेशन ऑफ कैल्शियम। भाई ठीक है ना, यहाँ पे हम किलेशन ऑफ कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्लड के साथ इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं सर? इसके अंदर हम देखते हैं कि बाइंड विथ कैल्शियम हमने पढ़ा था, बाइंड्स विथ कैल्शियम, यानी कैल्शियम यहाँ पे आपका रहता है, कैल्शियम यहाँ पे देखने को मिलता है। कैल्शियम किलेटर होता है एडीटीए, हमने बात की थी। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम किलेटर होता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है ना, कैल्शियम किलेटर। हालांकि मैंने आपको ये पढ़ाया है, अभी हमने पढ़ा है इसको क्लासिफिकेशन के अंदर। कहाँ पढ़ा दोस्तों? क्लासिफिकेशन के अंदर इसको पढ़ के आए। एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशियो मेंटेन रखना जरूरी होता है। यदि 2 mg पर ml यानी 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा हो जाए तो सेल आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? श्रिंकेज, यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न होने लग जाएगा भाई, ठीक है ना। इससे हिमेटोक्रिट की वैल्यू क्या हो सकती है? आपके डिक्रीज हो सकती है। मीन्स कॉर्पुस्कल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जो MCHC की बात करा, किसकी बात करा? MCHC। और ये MCHC मैंने कहाँ पढ़ाए थे आपको? मेन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। रेड ब्लड सेल इंडिसेज के बारे में, रेड सेल इंडिसेज के बारे में हमने पढ़ा था। MCH, MCHC, MCV के बारे में हम पढ़ के आए थे। इनकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे हम बात करें इंक्रीज हो जाती है, और प्लेटलेट्स आपके क्या देखने को मिल सकती है? हाई। ऐसा कब? जब आप इसका सही रेशियो यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तब। इसको लेबोरेटरी में 10 ग्राम EDTA सॉल्यूशन को 1000 ml डिस्टिल वाटर DW में डिसोल्व करके बनाया जाता है, और 2 ml ब्लड में 0.4 ml एंटीकोगुलेंट पर्याप्त होता है। ये याद रखें। ये एंटीकोगुलेंट जो है सेल के मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर को क्या नहीं करता दोस्तों? डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए इसका प्रयोग जो हम कहां पे कर सकते हैं, हालांकि हमने बात की थी सेल काउंट, ESR, प्रोथ्रोम्बिन एस्टिमेशन में भी हम जो इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करें इसके, तो देखो इसके प्रिपरेशन की कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसका, तो इसमें हम करते हैं दोस्तों डाई पोटेशियम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड 20 ग्राम लेते हैं दोस्तों। EDTA की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? EDTA की बात, ठीक है ना। डिस्टिल वाटर 200 ml यूज करते हैं। मिक्स ऑफ डिसॉल्व प्लेस 0.04 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 4 बॉटल्स फॉर 2.5 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना। हम इन दोनों को मिक्स कर करके फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों? 4 बोतल के अंदर हम जो है इसको रखते हैं, ठीक है ना भाई। और इसका सॉल्यूशन दिया है 0.04 ml। फॉर रूटीन हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, अगर आप रूटीन हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो 2 to 3 ml ऑफ EDTA ब्लड इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कितने की जरूरत होती है? 2 से 3 ml आपको EDTA ब्लड की रिक्वायर्ड होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट्स कांट बी यूज फॉर कोगुलेशन टेस्ट। इसका जो है हम कोगुलेशन टेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, इसका यूज नहीं किया जाता है, तो EDTA का यूज जो हम कोगुलेशन टेस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम बात करें अब हिपेरिन के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? हिपेरिन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके नॉन कैल्शियम किलेटर होते हैं। नॉन कैल्शियम किलेटर यानी डू नॉट बाइंड विथ कैल्शियम, डू नॉट बाइंड विथ कैल्शियम। हिपेरिन की बात करें दोस्तों, हिपेरिन क्या करता है? अरे भाई इससे पहले जितने भी अपन ने पढ़े हैं EDTA वगैरह, ये सारे के सारे ऑक्सिलेट्स वगैरह क्या थे? ये सारे के सारे कैल्शियम किलेटर है। क्या है? कैल्शियम किलेटर यानी बाइंड विथ कैल्शियम। अब अपन पढ़ रहे हैं नॉन कैल्शियम किलेटर के बारे में। हिपेरिन प्रिवेंट्स कोगुलेशन, किसको रोकता दोस्तों? कोगुलेशन को, बाय इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, यानी एंटीथ्रोम्बिन थर्ड 8T सेकेंड, ये हटा देना है ना,
तो यहाँ पे हम बात करें कि एंटीथ्रोबिन थर्ड के एक्टिवेशन के इनहेंसिंग के द्वारा ये क्या करता है दोस्तों, हिपेरिन कोगुलेशन को प्रिवेंट यानी रोकने का काम करता है, ठीक है ना। ये 15 से 20 IU पर ml ऑफ ब्लड के प्रोपोर्शन में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। IU आपकी इंटरनेशनल यूनिट है। सोडियम, लिथियम और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ हिपेरिन इज यूज्ड, ठीक है ना। तो कौन कौन से सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं अपन, अमोनियम, सोडियम और लिथियम सॉल्ट जो अपन यूज करते हैं। ये ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट इम्यूनो फिनोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हिपेरिन के अपने पास यूज आ गया दोस्तों, हिपेरिन के अपने पास क्या आ गया यूज। तो ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट के लिए करते हैं। हिपेरिन की अगर अपन बात करें, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट, ठीक है भाई। और एक आपको याद रखना है, इम्यूनो फिनोटाइपिंग के अंदर भी करते हैं। और ये चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट भी आगे अपना आएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें। आगे बात करें इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो कोज ब्लू बैकग्राउंड ऑफ ब्लड स्मीयर, ठीक है ना। ये क्या करता है दोस्तों, ब्लड स्मीयर के बैकग्राउंड में क्या देता है, ब्लू कलर दे देता है। और ये एक्सपेंसिव भी होता है। इट इज नॉट यूज फॉर TLC काउंट, TLC काउंट में हम इसका यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करें ट्राइसोडियम सिट्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करें, ट्राइसोडियम सिट्रेट के बारे में यहाँ पे अपन बात करें। ट्राइसोडियम सिट्रेट 3.2% के फॉर्म में, कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहता है। ये एंटीकोगुलेंट्स जो हैं कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, कोगुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों, कोगुलेशन के लिए। किसके लिए, कोगुलेशन। मेनली ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बाय वेस्टरग्रैन मेथड से करते हैं, ठीक है ना। जब आप वेस्टरग्रैन मेथड से ESR कर रहे हो तो ट्राइसोडियम सिट्रेट का हम क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं दोस्तों। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ट्राइसोडियम सिट्रेट लेते हैं अपन 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम डिस्टिल वाटर लेते हैं अपन 100 ml, मिक्स वेल यानी अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर डिजोल्व स्टोर इन रेफ्रिजरेटर एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं दोस्तों। यूजेज की बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स और ब्लड का रेशियो होता है इसके अंदर आपके 1:9, 1:9, 1% होता है आपके एंटीकोगुलेंट और पीछे वाले 9 होता है क्या, ब्लड। ये प्रपोर्शन कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज करते हैं और 1:4 प्रपोर्शन ESR के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। अगर आपसे दोनों ही पूछे तो दोनों याद रख सकते हो। कोगुलेशन स्टडी के लिए तो अपन कितना यूज करते हैं दोस्तों, ये यूज करते हैं यहाँ पे हमने कहा, ठीक है 1:9, कितना 1:9, 1:4 अपन ESR के लिए यूज कर सकते हैं। कितना, ESR के लिए 1:4, ठीक है भाई। तो ये आप याद रखें किसके बारे में, ट्राइसोडियम सिट्रेट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो यहाँ पे याद रखनी। आगे बात करें सोडियम फ्लोराइड के बारे में। किसके बारे में बात करें, सोडियम फ्लोराइड। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो यह एंटीकोगुलेंट्स, हालांकि हमने बात की थी, किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए। तो अपने लिस्ट के अंदर लिख दो सोडियम फ्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम फ्लोराइड के लिए अपन क्या यूज किसके लिए यूज करते हैं, 6 नंबर आ गया आपके, सोडियम फ्लोराइड। और ये याद रखना आपको, ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ये पूरा चार्ट बनेंगे आपके पास, ठीक है। ये याद रखना है। आगे बात करें कि 2.5 मिलीग्राम पर ml इसे हम यूज करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर देता है। किसको स्टॉप कर देता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, जिससे ब्लड जो है ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल आती है। और एंटीकोगुलेंट जो है रक्त को जमने से क्या करता है, ये क्या करता है, आपके क्लोटिंग को रोकता है। इसका प्रयोग अपन हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी में करते हैं बिल्कुल। और किस प्रकार का एंटीकोगुलेंट प्रयोग में लिया जाएगा, ये ब्लड टेस्ट के ऊपर क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। आगे बात करते हैं वारफेरिन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वारफेरिन, ठीक है ना। कभी कभार आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये भी आपके यहाँ पे यूज कर लिया दोस्तों, ठीक है। इन हिमेटोलॉजी के अंदर वारफेरिन इज क्लासिफाइड एज एन एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन, ठीक है ना। एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं।
मीनिंग्स इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है ना। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर से किसका संबंध होता है, कौन से एंटीकोगुलेंट्स का संबंध होता है, तो वारफेरिन का होता है। किसका होता है? वारफेरिन का। इफेक्टिवली थिनिंग द ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड को थिन बनाने काम करता है। एंड रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू क्लॉट, क्लॉट होने की एबिलिटी क्या करता है दोस्तों? कम करने का काम करता है। ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स का उपयोग हम वैसे ही ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन तरह तरह के विभिन्न प्रकार के एंटीकोगुलेंट्स का अपन यूज करते हैं। कौन कौन से टेस्ट के अंदर यूज करते हैं तो वो हमने चार्ट के माध्यम से देखा। तो यहां पे हम बात करें वॉरफेरिन के रूप में, वॉरफेरिन का यूज हम करते हैं एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों? मेडिकेशन के फॉर्म में, जो क्या करता है आपके ब्लड के कंपोनेंट्स को थिन बनाने काम करता है और इनकी जो क्लॉटिंग की एबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। उसको क्या करता है दोस्तों? रिड्यूस करने का काम भी करता है। ये कौन करता है? वॉरफेरिन करता है सर। कौन करता है? वॉरफेरिन करता है। ठीक है। आता फिर इसका कि हम यूज कहां कर सकते हैं, तो इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक एट्रियल फाइब्रिलेशन। ठीक है ना। एट्रियल फाइब्रिलेशन में, यानी कि हम यहाँ पे बात करें, फाइब्रिलेशन का मतलब सिकुड़न हो जाना आर्टरीज के अंदर। ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के टाइम एंड मैकेनिकल हार्ट वाल्व requiring close monitoring through regular blood tests to ensure the dosage remain within a therapeutic range to avoid excessive bleeding risk। ठीक है ना। तो इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि आमतौर पर आर्टेरियल फाइब्रेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और मैकेनिकल हार्ट वाल्व जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, जिसके अंदर हमें डेली क्या करवाने पड़े दोस्तों? डेली हमें नीड होती है ब्लड टेस्ट की। किसकी दोस्तों? ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है ताकि हम ये एंश्योर यानी सुनिश्चित कर सकें कि अत्यधिक यानी कि एक्सट्रीम जो एक्सेसिव ब्लड रिस्क है, ठीक है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग रिस्क है जो है, उसका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मेडिकेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उसको एक तरह से उसका ट्रीट कर सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए हम जो है मेडिकेशन एंटीकोगुलेंट्स के फॉर्म में वॉरफेरिन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी अपन यहां पे ऐड कर लेते हैं। 7 नंबर पे आ जाएगा आपके वॉरफेरिन, जिसका यूज हम कहां करते हैं दोस्तों? मेडिकेशन एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल क्या करें? ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है ना। एक तरफ मैंने एंटीकोगुलेंट्स लिए हैं, एक तरफ हमने सारे के सारे यूजेज लिए हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा आपके वापस इसका रिवीजन करवा देता हूं और यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इस चार्ट के बारे में ही बता देता हूं। ठीक है ना। इस चार्ट के बारे में ही बता देता हूं कि यहां पे देखो इंपॉर्टेंट, या इस चार्ट के अंदर अब आपको क्या मिल गया? पूरा पूरा एक कंप्लीट सारांश मिल गया कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने पढ़ा और कौन कौन से इसके जो है यूजेज जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आपके यही चार्ट बन गया। इसी चार्ट को आप क्या करेंगे? एक तो इंपॉर्टेंट लगा के इसको बना लेंगे, चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे और इसी को आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं। ठीक है। क्या क्या बात की यहाँ पे? अमोनियम ऑक्जिलेट का सर उपयोग करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, या फिर हम बात करें एनालाइटिंग रिजेंट के फॉर्म में। आगे हम बात करें सर पोटेशियम ऑक्जिलेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? केमिकल एनालिसिस के फॉर्म में। ठीक है ना। केमिकल एनालिसिस आपसे पूछे पोटेशियम ऑक्जिलेट, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? तीसरा डबल ऑक्जिलेट। तो डबल ऑक्जिलेट का उपयोग करते हैं सर हम ESR के लिए, SCT के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, RBC काउंट और TLC के लिए करते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें EDTA के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना। EDTA का उपयोग हम, ठीक है ना, होल ब्लड सेल्स काउंट, ठीक है ना, CBC कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लड स्मीयर्स, ब्लड ग्रुप्स और सिकलिंग टेस्ट के लिए क्या है? मोस्ट कॉमनली आपसे पूछ लिया जाए कभी कभार कि सिकलिंग टेस्ट के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं EDTA। ठीक है। हिपेरिन की बात करें दोस्तों तो ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट के अंदर यूज करते हैं और इम्यूनोफिनोटाइपिंग के अंदर भी इसका यूज करते हैं। सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन
यानी शुगर लेवल का पता लगाने के लिए आप फ्लोराइड वाली जो है ट्यूब या स्टॉपर जो हम देखकर यूज करते हैं। और वॉरफेरिन की बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन के फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से वन लाइनर भी बनते हैं, यहां से आपके क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन मिलाने वाले भी बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं कि इसका यूज यहां पे किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वाले भी क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो इस एंटीकोगुलेंट्स की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले ही मैंने आपको कहा था ये क्या होता है और काम क्या करता है, और फिर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन में भी इन सबके पर्पज या सबके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बात की थी यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिली सर, क्या कि ये एक प्रकार का एजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने इसके 3 पर्पस देखे थे कि ये ब्लड कंपोनेंट के स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन की स्टडी के लिए, और ब्लड बैंक के अंदर हमारी ये ब्लड का क्या करता है, अरे प्रिजर्वेशन का काम करता है। जिस ब्लड को आप डोनेट करते हो, जिस ब्लड को आप डोनेट करते हो उसी को ये प्रिजर्वेट करने का काम भी करता है, ठीक है। फिर यहां से हमने पढ़ा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। ये इस प्रकार के तो एमसीक्यूज बन सकते हैं, और जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर पढ़ाई कर रहा है उनके आपके एंटीकोगुलेंट्स का सीधा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है, तो जितना भी पढ़ाया है वहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात करें, हमने इस एंटीकोगुलेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है दोस्तों। जिस पैटर्न के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया एंटीकोगुलेंट्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, पर्पज क्या हो गए, यूजेज क्या हो गए, फिर हमने बात की है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों, फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन, फिर एक एक का क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने दोस्तों खूब सारी चीजें पढ़ी है। तो इस पैटर्न के अनुसार दोस्तों आप कोई भी बुक्स भी लेंगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके से या सारे पॉइंट एक साथ नहीं मिलेंगे। मैंने आपके सारे के सारे एक साथ पॉइंट करके इस एंटीकोगुलेंट्स की हमेशा से, ठीक है ना, दिक्कत ही खत्म कर दी, यानी सारे के सारे पॉइंट ऐड कर दिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा इसके क्लासिफिकेशन में दोनों ही पढ़ लिए हमने, कैल्शियम के बारे में और नॉन कैल्शियम किलेटर के बारे में। फिर इसमें कौन कौन से आते हैं वो भी पूछ लिए, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम जो है बाइंड विद कैल्शियम, एंटीकोगुलेंट इन एंटीकोगुलेंट्स बाइंड विद कैल्शियम, ठीक है ना, हु इज दिस, इनमें से कौन सा आपका है, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बता देना आपको। इनके टाइप के अंदर मैंने दे दिया, नॉन कैल्शियम में कौन से होते हैं, कैल्शियम में कौन से होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी एक्स्ट्रा में कि ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड बैंक के अंदर अपने ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ अगर आपसे पूछा जाए, मैं कहूँ आपसे कि हिमेटोलॉजी के अंदर कौन कौन से यूज कर रहे हैं, तो आप बता दोगे फटाफट से। और एक तरफ आपसे कहूँ मैं अगर आपसे कि ब्लड बैंकिंग के अंदर, यानी ब्लड बैंक के अंदर क्या क्या यूज करते हैं, तो भी आप दोनों जो है दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट जो है सर यूज हम जो यहाँ पे करते हैं भी, ठीक है। फिर हम आगे बात करें कि कलर कोड ट्यूब, यानी इनके स्टॉपर कलर के माध्यम से हमने कौन कौन सा एडिटिव, यानी कौन कौन सा जो है एंटीकोगुलेंट यूज करना है वो भी पढ़ा, और इनका पर्पस भी हमने बात किया कलर कोडिंग के बेसिस पर। फिर हमने हमारा जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसकी एक एक से थोड़ी पढ़ी है अलग से दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपका एंटीकोगुलेंट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहां से मुझे नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा, क्योंकि हमने खूब सारी चर्चा कर ली है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो इस चार्ट से बाहर नहीं जाएगा आपका, इस चार्ट से बाहर जो आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है ना। इस चार्ट के ऊपर आप बिल्कुल फोकस करें और एंटीकोगुलेंट्स को क्या करें दोस्तों, फिनिश करें, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके जो है एंटीकोगुलेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में